हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, क्या देख रहे थे? 12 सीबीएसई ईयर लॉन्ग में बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज ये चैप्टर हम लोग खत्म करके जाएंगे क्योंकि 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं अलॉन्ग विद एनसीईआरटी पीपीटी एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर का नाम नहीं लिख रही हूं मैं, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी लिखूंगी। या चलो लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। कोई जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यही चैप्टर का नाम है। तो उन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को काउंट नहीं किया है, उन्होंने बायोटेक के अंदर ही प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस काउंट किए और फाइनली उनकी क्या है, एप्लीकेशंस शो करी हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा उससे हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई करने की कोशिश की। अप्लाई करने की कोशिश करने का मतलब क्या होता है कि ये सीखना कि एक्चुअली किस फील्ड में किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और उनमें से क्या करते हैं, सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं। हम उनमें से जो भी यूजफुल चीजें हैं उन्हें अपने बेनिफिट के लिए, ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आपको फील्ड्स बताए थे, तो हमने कहा कि ये मेडिसिन में यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया, जीन थेरेपी के बारे में देखा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखा। फिर हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी को मैं एग्रीकल्चर में यूज कर सकती हूं, मैं क्रॉप की पैदावार बढ़ाने के लिए, मैं क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज उसको क्या कर सकती हूं, बढ़ा सकती हूं। ये हो गया। अब आज क्या देखने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या टॉपिक का नाम है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स थे वैसे ही क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, genetically engineered animals, those animals which are created by insertion of foreign gene. ठीक है, so they are actually genetically modified और जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, जैसे माइस हो गया, पिग्स हो गए, काउज हो गए। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स विच आर क्रिएटेड बाय इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन जीन या आरडीएनए। जैसे कोई एनिमल है, आपने क्या किया, मैंने क्या बोला, कॉम्पिटेंट होस्ट कौन कौन हो सकता है? प्रोकैरियोट भी हो सकता है, यूकैरियोट में ईस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं। अब मान लो आपने किसी ऑर्गेनिज्म का कोई भी डिजायरेबल जीन उठाया, उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा और एनिमल में इंसर्ट कर दिया। एनिमल यहां पर क्या है? होस्ट है। ठीक है, हियर एक्चुअली एनिमल्स सिर्फ होस्ट नहीं, कॉम्पिटेंट होस्ट जो कि आरडीएनए को एंट्री भी दिलवाते हैं और अपने मेन डीएनए के साथ जोड़ते भी हैं। हियर एक्चुअली एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट होस्ट Here, actually, animals are considered as competent host who accept
द फॉरेन डीएनए who accept the foreign DNA or rDNA। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल में जैसे माइस हो गए, रेट्स हो गए, काउज हो गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों का तो नहीं बता पा रही हूं मैं, या नहीं बता, आप कैसे समझोगे आगे देखेंगे। काउस का कैसे करते हैं, जैसे किसी भी काउ को आपको मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार करना है, क्या आप चाहते हो कि उस काउ से मुझे बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिले, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस को अपनी नीड्स को हर टाइम सेटिस्फाई करना, ह्यूमंस के सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो जैसे कोई काउ लिया आपने और आप चाहते हो कि काउ के अंदर का जो मिल्क प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है, या जो उसकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो जीन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन की कोडिंग कर रहा है, उसको मुझे बढ़ाना है। सपोज करो किसी फॉरेन काउ में ये डिजायरेबल जीन आपको मिलता है, आपने उसका जीन उठाया, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा और आपकी इंडियन काउ में इंसर्ट करा दिया, तो आपकी काउ क्या हो गई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड काउ हो गई, ट्रांसजेनिक काउ हो गई। अब वो क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही है। दूसरी बात क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं, जो मैट्स हो गए, माइस हो गए, रेट्स हो गए, इनको हम लोग कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बायोटेक में, जो भी लेबोरेटरिकल प्रोसीजर्स होते हैं या वॉट एवर द rDNA यू हैव प्रिपेयर, डायरेक्टली ह्यूमंस को नहीं दे देते हैं कि ये मैंने बनाया है, ये आप ले लो। ये इन एनिमल्स पे डालकर इनकी टेस्टिंग की जाती है और उस rDNA की प्रूफिंग की जाती है कि उस rDNA में जो डिजायरेबल जीन मैंने उठाया है उसका प्रॉपरली एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो किस में देखा जाता है, इनमें। जैसे रैट में डाल दिया तो रैट में देख लिया कि अरे जीन एक्सप्रेशन आ गया, जिस जीन को मैंने डाला है या जो जीन एक्सप्रेशन में करवाना चाहती हूं वो इनमें आ गया। तो दे कंसिडर द सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड माइस एंड रैट। ठीक है, जैसे आपने रैट में कोई भी rDNA डाला, सपोज करो आप कुछ परफॉर्म करवाना चाहते हो कि इसकी बॉडी एफिशिएंसी बढ़ जाए, कोई ऐसी ड्रग बनाना चाहते हो जिसमें आपकी जो मसल्स की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो उसके लिए कोडिंग होगी। आपने कोई डिजायरेबल कोडिंग उठाई किसी ऑर्गेनिज्म में से, उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा, इसके अंदर डाल के प्रूफ किया, उसके बाद आपने ह्यूमंस को वो चीज सप्लाई की, आपने डायरेक्टली सप्लाई नहीं की। तो एक तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एडवांटेजेस कैसे हो जाएंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे कि कोई भी चीज अगर फॉल्टी निकलने वाली होगी तो वो इन्हीं में ही पता चल जाएगी, प्रॉपरली गाइडेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा होगा तो आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा और वापस से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि आप इन एनिमल्स को इन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी कभार कोई प्रोसीजर पेनफुल भी हो सकता है। मान लो आपने कोई ड्रग टेस्ट करने के लिए माइस में डाला और माइस की डेथ हो गई, तो ओके ह्यूमंस की तो नहीं हुई, लेकिन माइस भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। यू कैन नॉट यूज ईच एंड एवरीवन फॉर योर यूज। ठीक है, उसको कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर मान लो कि ड्रग ने रैट की किलिंग तो नहीं करी लेकिन साइड इफेक्ट, जैसे उसको अल्सर्स हो गए या चेहरे पे बहुत सारे दाने हो गए, तो मतलब इतना ज्यादा उनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, इतना ज्यादा उनको एक्सपेरिमेंटली यूज किया जाता है कि उनकी प्रोजेनीज भी क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो इन चीजों का क्या है, बैलेंस करके हमें बायोटेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला टॉपिक होता है। उसके बाद आते हैं आपके एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज का मतलब क्या होता है, ये तो ऐसे मतलब नॉर्मल टॉपिक है, इनको अपन लोग लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। एथिकल इश्यूज मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी का टर्म होता है या जो आप इतने टाइम से बायोटेक्नोलॉजी को जो यूज कर रहे हो, वो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। भाई एडवांटेजेस कैसे होंगे आप खुद बताओ। यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी exhibit advantages
एग्जिबिट, ऐसे लिखो, एग्जिबिट बेनिफिट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स। बेनिफिट में कैसे कैसे होंगे, क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको? बेनिफिट में क्या है, आपकी लाइफ पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। भाई आपको जो भी चीज चाहिए वो आप बड़ी इजीली आरडीएनए को मानकर यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, मेडिसिन लेटेस्ट बन जाएंगी, आपकी इंडस्ट्रियल फील्ड में आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हर चीज का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बेनिफिट्स में क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजेस। दूसरा, एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड, एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड। ठीक है। थर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन विथ वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट्स। विथ लीस्ट साइड इफेक्ट्स। तीसरा, कमर्शियल प्रोडक्शन लेवल इन इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स at industrial level increases। ठीक है। और भी बहुत तरीके की फायदे हुए। जैसे आपको देखो, ऐसे तो क्या है कि आप किसी भी एनिमल को ट्रांसजेनिक बना सकते हो, पर सारे एनिमल्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। अब जैसे आप चाहते हो कि जो स्टार फिश है वो चमकती है रात में, तो जो जीन है जो उसका कोडिंग कर रहा है चमकने का, ग्लिटरिंग करने का, आपने उसको निकाल के फ्रॉग में डाल दिया। जरूरी तो नहीं है ना कि फ्रॉग उसको एक्सेप्ट करे। या मान लो आरडीएनए को एंट्री दिलवाने के बाद फ्रॉग ने उस आरडीएनए को अपने मेन होस्ट डीएनए के साथ जोड़ा ही नहीं, तो भी ड्रॉबैक है। ठीक है। तो आपके बेनिफिट्स के साथ आपके ड्रॉबैक्स भी हैं। कौन से ड्रॉबैक्स हैं? शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स में क्या आएंगे? देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि एक्सप्लॉइटिंग टू मैनी एनिमल्स फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स फॉर, ये फोर्थ पॉइंट है, फॉर कैरिंग आउट biotechnological procedures ठीक है। उसके बाद सेकेंड और क्या कह सकते हैं कि और ड्रॉबैक्स में ये है कि आजकल ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उनको कोई भी चीज बनानी हो,
फट से किसी ऑर्गेनिज्म को चुना, डिजायरेबल जीन उठाया और होस्ट में डाल दिया। अब मान लो होस्ट ने उसको एक्सेप्ट ना करके साइड इफेक्ट्स कर लिए, तो कभी कभार बार बार एक्सपेरिमेंट्स की वजह से होस्ट की बॉडी को भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। हार्मफुल समटाइम्स टू होस्ट बॉडी। दूसरी बात, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव है, आपको प्रॉपर एक एरिया लेना पड़ेगा, लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी, उसको आइसोलेशन करना पड़ेगा, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा। आजकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी भी हो रही है, जिसके बेसिस पे जॉब्स मिल रही हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंसिव है। इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। सबके बस की बात नहीं है कि प्रोसीजर्स को कैरी ऑन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बात हो गई आपके एथिकल इश्यूज की। अब बात आती है एक लास्ट टॉपिक की जिसका नाम है बायोपिरेसी। शुड आई रब दिस? पिरेसी मतलब पायरेसी, ठीक है ना, बायो पायरेसी है, बायोपिरेसी बोले भाई। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो डबिंग मूवी है, या ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है मूवी की, ये तो पायरेटेड सीडी है, ये तो डुप्लीकेट है, आपने चुराई है, ये आपकी खुद की नहीं है। तो बायोपायरेसी में यही देखा गया है। बायोपायरेसी का मतलब क्या है कि जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है उसका अदरवाइज यूज करना। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल गलत वे में यूज करना। देखो, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अच्छे के लिए, फायदे के लिए, अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए, अपनी छोटी से छोटी नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन यही बायोटेक्नोलॉजी अगर विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाए, बनाना कुछ हो रहे, आप वेपन्स बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो, डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स बना रहे हो, तो ये गलत है। बायोटेक्नोलॉजी की किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट से रूल्स को फॉलो करवाना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, वहां का इंस्पेक्शन होता है कि एक्चुअली ये बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में हो क्या रहा है। मान लो कोई अनवांटेड केमिकल्स बना रहे हो, एसिड बना रहे हो, ठीक है, किसी के मुंह पर फेंक दिया, किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी दुश्मन के मुंह पे फेंक दिया, या कुछ भी करके आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी डजंट डील्स विथ हार्मिंग द ऑर्गेनिज्म, इट इज ओनली मेंट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिले, सिर्फ ऑर्गेनिज्म को फायदा मिले, नुकसान नहीं मिले। तो बायोपायरेसी में क्या करते हैं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी आपने कोई लेबोरेटरी ली, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, कोई गवर्नमेंट से नहीं पूछा और कुछ भी बना रहे हैं, आपको पता नहीं है, फिर भी आप लेबोरेटरीज में प्रोसीजर्स कर रहे हैं, कुछ भी बना के आपने मार्केट में डाल दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसकी डुप्लीकेसी कर दी, उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा अनवांटेड तरीके से यूज किया है। ठीक है, तो जब आप अनएथिकल, एथिकल इश्यूज मतलब एथिक्स को फॉलो करना मतलब प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना, पूरे तौर तरीके को फॉलो करना, तो बायोपायरेसी मींस अनएथिकल। आप छुप के कर रहे हो, किसी से परमिशन नहीं ले रहे हो और बेकार की चीजों को बना रहे हो, तो जो भी चीज बनेगी वो पायरेटेड बनेगी, बनेगी तो वही, बनाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स वही, लेकिन वो डुप्लीकेट होगी। ठीक है, सो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी अनएथिकली, बायोटेक्नोलॉजी अनएथिकली ठीक है, यूटिलाइजिंग और कैरिंग आउट प्रोसीजर्स यूटिलाइजिंग और कैरिंग आउट प्रोसीजर्स विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। proper rules and regulations। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोपायरेसी में क्या है कि लोग बायोटेक्नोलॉजी को विदाउट नॉलेज यूज करते हैं, किसी भी तरीके से यूज करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स ना आकर क्या हो जाते हैं, ड्रॉबैक्स ज्यादा आते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं,
यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी विदाउट प्रॉपर नॉलेज। विदाउट प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, आपके बायोटेक्नोलॉजी की थ्योरी थी। बायोटेक्नोलॉजी में अगर अपन 2-3 मिनट का क्विक रिवीजन ले ले, एनसीईआरटी पीपीटी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक आप जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, राइट फ्रॉम इट्स फर्स्ट चैप्टर टू इट्स सेकंड चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी को यूज करो। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक छोटा बैक्टीरिया भी आता है, आपके इंसेक्ट्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो कि एनिमल किंगडम में आते हैं, वो इन बाकी ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो आप इन्हीं चीजों का यूज करते हो, ठीक है। तो इसको कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए, मेनली ह्यूमंस में तो अपना डीएनए ही है। तो डीएनए के साथ खेलना, डीएनए को चेंज करना, डीएनए को मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, उसको निकालना, उसको डालना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये सारी चीजें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आती है। हम लोगों ने इसके अंदर टूल्स पढ़े कि वी हैव इंजाइम्स काटने के लिए, वी हैव इंजाइम जोड़ने के लिए, वी हैव इंजाइम मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट की बॉडी में। हमने कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में डिस्कशन किया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी एक डोनर ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई भी डिजायरेबल जीन आपने उठाया, एक करियर डीएनए या वाइकल डीएनए, वेक्टर डीएनए जो कि मोस्टली प्लाज्मिड्स भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, उनके साथ जोड़ दिया। जैसे ही आपने जोड़ दिया तो आपने 2 डिफरेंट डीएनए, 2 डिफरेंट स्पीशीज के उठाए, तो वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, मैनिपुलेटेड डीएनए बन गया, मिक्स्ड डीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया। अब उस डीएनए को आपको अपने मन चाहे होस्ट में डालना है जिसके अंदर आप वो प्रॉपर्टी चाहते थे। डोनर की क्वालिटी आप होस्ट में चाहते थे तो आपने डाल दिया। आपने डिजायरेबल जीन को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, सिमिलरली वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने वेक्टर डीएनए को काटने में इस्तेमाल किया। दोनों में जगह हो गई, दोनों को ज्वाइन कर दिया, पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है, आपने होस्ट में डाल दिया। अब होस्ट के अंदर क्या हिंड्रेंसेस है, उसकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो उसको अंदर नहीं आने दे रहा। तो सबसे पहले तो जो आरडीएनए आपने होस्ट में डाला है, होस्ट अपने अंदर उसको इंसर्ट करने की परमिशन दे, उसके बाद जाकर वो अपने मेन डीएनए के साथ उसको जोड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे होस्ट ग्रो करता जाएगा, होस्ट की कॉपीज बनती जाएंगी, वो आरडीएनए अलोंग विथ इट्स मेन डीएनए रेप्लिकेट करता जाएगा। अब इसलिए जो वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड उठाते हैं उसके अंदर एक ओरिजिन पॉइंट या एक ओरी पॉइंट, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका आरडीएनए है, इंक्लूडिंग दैट वेक्टर डीएनए एंड डिजायरेबल डीएनए और आपके मेन डीएनए। तो मेन डीएनए में तो रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी है ही, साथ में आरडीएनए में रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगे, दोनों बढ़ते जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद आपने बायोटेक्नोलॉजी को क्या किया, आपने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, एनिमल्स में। आपने उसके एथिकल इश्यूज पढ़े, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बेनिफिट में यूज करना चाहिए, उनके नुकसान में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी थ्योरी थी। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक लंबा था, उसने काफी लेक्चर्स कवर अप किए, लेकिन मैंने इतनी कोशिश जरूर करी है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पूरी बायोटेक को अगर कंसीडर करें, उसके दोनों चैप्टर्स को, तो 8 से 10 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में से बच्चों आते ही आते हैं। बहुत वेटेज कवर करता है नीट के अंदर। तो मान लो अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन बायोटेक में सही, तो कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन एकदम से, क्वेश्चन पेपर बायो का, और 10 के 10 क्वेश्चंस मुझे आ गए। तो बाकी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। तो ये क्या है, बायोटेक की थ्योरी रही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पीपीटी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन?
So we start with the NCERT PPT exercise of this chapter. चलो पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं. Crystals of Bt toxin, Bacillus thuringiensis. Crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves. भाई Bt क्या है? Bt एक बैक्टीरिया है, Bacillus thuringiensis, ठीक है. वो अपने अंदर क्या है, टॉक्सिक बनाता था और इंसेक्ट को मारता था, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट में काम आता था. तो जब बैक्टीरिया ये बना रहा है तो खुद क्यों नहीं मर रहा है? देखो, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन, टॉक्सिन इज इमेच्योर, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, बैक्टीरिया इनक्लोजेस टॉक्सिन इज स्पेशल सेक, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, सी ऑप्शन, ठीक है. जो टॉक्सिन वो बनाता है वो शुरुआत में बहुत ज्यादा इनएक्टिव होता है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है. जब इंसेक्ट उसे खाता है तो इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में वो एल्कलाइन पीएच की वजह से इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल को बर्स्ट कर देता है, ठीक है. तो सी ऑप्शन है इसका. व्हाट आर ट्रांसजेनिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है. ट्रांसजेनिक वैसे प्लांट्स होंगे यहां पर. व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो अपने अंदर कोई आरडीएनए या फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके पैदा होते हैं और उस हिसाब से उसका एक्सप्रेशन शो करते हैं. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में ये है कि पैदावार बढ़ जाएगी, मन चाहे क्रॉप किसी भी सीजन में आप उगा सकते हो, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज जो चाहे क्रॉप आप उगा सकते हो, जैसा चाहे फ्लावर आप उगा सकते हो. आपने देखा हो ना, सीजन नहीं होगा फिर भी आपको वैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलेंगे. और डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि उनमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल तरीके से आपको सूट करें, ठीक है. और इनको करने के लिए क्या थोड़ा एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा. भाई आप क्या करोगे, इनको ज्यादा एक्सपेंसिवली बनाओगे तो बेचोगे भी क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंसिवली. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. जस्ट अभी जो मैंने पहले का बताया वही आंसर क्या होगा आपके इस थर्ड में भी एप्लीकेबल होगा कि आपको एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी. व्हाट आर क्रायोप्रोटीन्स? क्रायोप्रोटीन्स क्या है कि जो बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस है वो जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन का क्रायोप्रोटीन. नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट, बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस. हाउ हैज मैन एक्सप्लॉइट दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट? इंसेक्ट को, एक प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी मतलब कि किसी फॉल्टी जीन को हेल्दी जीन से आप रिप्लेस कर दो. इलस्ट्रेट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडिनोसिन डीएम डेफिशिएंसी. मैंने कल आपको बताया था, पूरा जो भी मैंने बताया था कि एक बच्ची थी उसमें डेफिशिएंसी थी, उसका डीएनए मेटाबॉलिज्म होता था, डीऑक्सी एडिनोसिन यहां पर लिखा था मैंने, डीऑक्सी एडिनोसिन आइनोसिन में नहीं कन्वर्ट होता था तो डीऑक्सी एडिनोसिन लिम्फोसाइट्स को किलिंग करता था, उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज हो गई. तो ये ड्यू टू दिस एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है. Diagrammatically represent the experimental steps in cloning, expressing and human gene into a bacterium like E. coli. ये जो पूरा recombinant जो tools थे ना, restriction endonuclease, ligase, PCR reaction, ये आपको इसमें शो कर रही है. मैं सब कुछ लिखा चुकी हूँ. Can you suggest a method to remove oil from seeds based on their understanding of art and technology and chemistry of oil? भाई ऑयल क्या है, आप ऑयल को कैसे हटा सकते हो? आपको सबसे पहले ऐसा जीन ढूंढना पड़ेगा जो कि ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है, आपको उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा और फर्दर जो प्रोसीजर से आपको कैरी ऑन करने पड़ेंगे. फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस. एक्चुअली गोल्डन राइस आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इंटरनेट में देखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन हम लोग नीट में भी डिस्कस कर सकते हैं. गोल्डन राइस क्या है, मतलब ये मान लो एक बायोटेक्नोलॉजिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है. इसको, इस राइस को इस तरीके से बनाया गया कि इसका कलर क्या है, थोड़ा सा एक गोल्डन वे में दिख रहा था. अब राइस का कलर तो व्हाइट होता है, पर आपने इसके अंदर ऐसा कोई डीएनए इंसर्ट किया कि कलर क्या हो गया, गोल्डन हो गया. अब ये राइस क्या था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड था, तो पैदावार बहुत अच्छी हो गई, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सुंदर सुंदर सा दिख रहा था. और जो आपके नॉर्मल बासमती राइस से उससे ज्यादा बिकने लगा, थोड़ा एक्सपेंसिव था. तो गोल्डन राइस इज एक्चुअली अ ट्रांसजेनिक प्लांट. Does your blood have proteases and nucleases? No.
अगर मेरे बॉडी के अंदर प्रोटीन न्यूक्लियसिस नाम के एंजाइम्स आ जाएंगे तो प्रोटियसिस तो मेरे प्रोटीन को खा जाएंगे और न्यूक्लियसिस मेरे न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल को खा जाएंगे। तो नॉर्मली ये हमारी बॉडी में नहीं होते, इनको आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाना पड़ता है अगर कोई स्पेसिफिक काम करना है तो। कंसल्ट इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम टू बी इनकाउंटर्ड। भाई आप ये चाहते हो कि मैं सारी ड्रग्स को ओरली बनाऊं, तो आपको क्या है, ओरली बनाने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म से आप वो डिजायरेबल जीन उठाओगे उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। भाई सारी ड्रग्स अगर आपने ओरली बना दी या प्रोटीन आप ओरली ले रहे हो तो आपको उनके बेनिफिट्स भी देखने होंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखने होंगे कि प्रोटीन को जो मैं ले रही हूं उसका कंपोजिशन क्या है, मेरी बॉडी में वो कौन से ऑर्गन में एक्ट करता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, वो किस तरीके से एक्सक्रीट कर रहा है, मेरी किडनी पे तो नहीं फोकस कर रहा है। तो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए, अब आप खुद इंटरनेट से इसको निकालेंगे। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट खत्म होती है। अब 12th में ले दे के हमारे पास 2 चैप्टर्स बचते हैं। एक यूनिट के 3 चैप्टर से जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन करके, तो इवोल्यूशन वाला टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, तो टोटल सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर एक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो जेनेटिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ले देके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। इसे घर जाइए, अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम पुट योर क्वेश्चन इन योर डाउट क्लिनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।